उसने जरा से तवक्कुफ के बाद एक क्राइम रिपोर्टर से फोन का सिलसिला मिला दिया। तुमने शायद इस्लामाबाद के शहबाज खान का नाम जरूर सुना होगा। मैंने फौरन ही असल बात शुरू कर दी। वो इस वक्त आपारा के एक कूड़ेदान में आराम कर रहे हैं। तुम चाहो तो उसकी बेहतरीन तस्वीर बना सकते हो। इस्लामाबाद में तो एक ही शहबाज खान है जो ताकतवर और बारसूख लोगों का मंजूर नजर भी है। क्राइम रिपोर्टर की आवाज तहायुर ज़दा थी। वो कूड़ेदान में कैसे पहुंच गया? उसके अमाल उसे वहां तक ले आए हैं। वो उजलत में अपना मुकम्मल लिबास भी घर भूल आया है। तुमने वहां पहुंचने में देर की तो उठ कर घर चल देगा। पराई औरतों को बेलिबास करने वाले खुद ज्यादा देर तक अपने नफीस मलबूसात से बाहर रहना पसंद नहीं करते। यह नाकाबिले यकीन बात है कि किसी ने उसको छेड़ने की हिम्मत की हो। तुम्हारे इस मजाक का मतलब क्या है? क्राइम रिपोर्टर बुरी तरह उलझ गया था। कहीं तुम नशे की झोंक में उसके आदमियों से पिट कर तो नहीं आ रहे हो? वो इतनी लंबी दौड़ लगाने से पहले मेरी सदाकत का अंदाजा लगाना चाह रहा था, जबकि मैं ये यकीन कर लेना चाहता था कि वो मेरी फोन कॉल को नजरअंदाज करके अपने दफ्तर में नहीं बैठा रहेगा। इसलिए गुफ्तगू जारी रही। मालूम होता है कि तुम भी शराब शबाब के इस सरचश्मे से फैज़याब होते रहे हो। जब भी अपने मौसम की पर्दापोशी करनी चाह रहे हो तुम अपने दफ्तर में ऊँगते रहो, मैं किसी और को पकड़ता हूँ। सुनो, तुम कौन हो और इस खबर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उसकी आजलाना आवाज उभरी। मैं एक दर्दमंद शहरी हूँ और ये खबर मैंने ही तख्लीक की है। जब शहबाज खान मेरे नाम से वाकिफ नहीं तो मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ? मैं भी किसी फोटोग्राफर को उधर भेजता हूँ। आपारा तो काफी बड़ा इलाका है। शहबाज खान वहां के किस कूड़ेदान में पड़ा हुआ है? आखिरकार उसकी पेशावराना जिबिल्लत है मारूजी सवालात पर गालिब आकी। आपारा मुख्तसर सा इलाका है और इस्लामाबाद में अभी कूड़ेदानों पर नंबर नहीं डाले गए। मैंने चुभते हुए लहजे में कहा, तुम उसे बआसानी तलाश कर लोगे। हो सकता है कि तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले किसी और ने मुर्दा समझकर शोर मचा दिया हो और वहां भीड़ लग चुकी हो। मैंने मजीद कोई बात सुने बगैर फोन बंद कर दिया। मेरे पास दूसरा नंबर इस्लामाबाद में कायम एक खबर रसां एजेंसी का था। वहां का शिफ्ट इंचार्ज भी शहबाज खान का नाम सुनते ही चौंका था, लेकिन उसने कोई बहस किए बगैर मेरी फराहम की हुई इत्तला की मुकम्मल तस्दीक कराने का वादा कर लिया था। मैं हैरान था कि शहबाज के घनौने कारोबार से जुड़वा शहरों के तकरीबन तमाम ही बाखबर हल्के वाकिफ थे, लेकिन उसके पुष्ट पनाहों के बेपनाह रसूख की वजह से उसके खिलाफ कुछ लिखने या अमली कार्रवाई करने से पहलू तही करते थे। यही सूरत हाल किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे की मुकम्मल तबाही की निशानदेही करती थी। वीरा अपनी मसैरी पर नीम दराज होकर नदीरेपन के साथ बाकी मांदा अस्काज के छोटे छोटे घूंट ले रही थी। मैं अपना गिलास लेकर उसी के बिस्तर पर जा बैठा तो उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट उभर आई। ओलियानो लाख रंगीन मिजाज और ज़हीन सही मुनाफिकत के फन से यकसर नाबुलद था। उसके दिल में जो बात होती थी वो किसी न किसी तरह उसकी जुबान पर आ ही जाती थी। उसने मुझे वीरा के साथ देखते ही कह दिया कि उसे मेरी आमद की उम्मीद नहीं थी। वो सिर्फ वीरा को खुश आमदीद कहने के लिए खुद को तैयार कर सका था। अब दोस्ती हो गई है तो हमारी मुलाकात ही होती रहेंगी। तनी अपने काम से बैरून मुल्क जाता रहता है तो मैं अकेले पड़े उकता जाती हूँ। अच्छा है कि अब तुम्हारा साथ मुयस्सर रहेगा। वीरा ने मौका की नजाकत भांपते हुए उसे एक नई उम्मीद दिलाई तो उसका चेहरा खिल उठा। मेरी मुदाखलत बेजा अपनी जगह पर थी, लेकिन उलियानों के लिए इतना ही काफी था कि वीरा जैसी खूबसूरत लड़की उसका ज़हन पढ़कर इशारों के नामों में उसकी हम ख्याल होने का एतराफ़ कर रही थी और मैं कुंद ज़हनी का मुजाहरा करते हुए उस सूरत हाल से लाताल्लुक बना हुआ था। हम लोग अव्वल खान की वापसी से कबल सुबह 6:30 बजे ही स्पेशल टास्क फोर्स के रेस्ट हाउस से निकल खड़े हुए थे। हमने ड्राइवर को अपने साथ ले लिया था। हमारा इरादा था कोलियानों को दफ्तर से रवाना होने से पहले ही पकड़ लिया जाए। उससे फारिग होकर हम सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते। अगर फौरन ही किसी परवाज पर नशिस्तें मिल जाती तो गाड़ी को वापस लौटा देते। परवाज में ज्यादा देर होती तो कन्फर्म्ड टिकट खरीद कर इसी गाड़ी में वापस रेस्ट हाउस लौट जाते ताकि ओलियानों से हाथ लगने वाले मवाद पर अव्वल खान के साथ तबादला ख्याल कर सकें। ओलियानो सहर खेजी का आदी था। शायद उसकी सेहतमंदी और ताजगी का राज भी इसी आदत में पोशीदा था। वो बेदार होने के बाद नाश्ते वगैरह से फारिग हो चुका था। उसने हमें चाय नोशी की दावत दी जिसे वीरा ने खूबसूरती से टाल दिया। ओलियानो ने भी इसरार नहीं किया क्योंकि वो खुद दफ्तर के लिए रवाना होने की उजलत में नजर आ रहा था। हमें नशिस्तगाह में बिठाकर वो अंदर गया और चंद मिनट बाद वापस आया तो हमारी तवक्का के बरक्स उसके दोनों हाथ खाली थे और वो चेहरे से मुतजब्जब नजर आ रहा था। मैं अभी जफर या अल्बर्टो से खौफजदा हूँ। बैठने के बाद वो अपनी दोनों हथेलियां रगड़ते हुए बोला, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे ताउन करके मसाइब की दलदल में और गहरा धंस जाऊं। मैं यकीन दिलाती हूँ कि हमारी वजह से तुम्हारा बाल भी भीखा नहीं होगा। वीरा उसका हाथ थाम कर मोहब्बत अमेज लहजा में बोली, यह तो एक ऐसा जुर्म होगा कि मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। वीरा उसकी कमजोरी बन गई थी। वह उसकी अदा पर रेशा खत्म ही हो गया। मैं तुम्हारी यकीन दहानी पर पूरा एतमाद करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कोई खास उम्मीद नहीं है। ये अहमक होने के साथ साथ बहुत अयार भी है। मैं परसों रात देर तक ये सोच कर हैरान होता रहा कि इसने नलनी कौर जैसी चालाक और मर्दमार औरत को जरा सी देर में किस तरह अपने काबू में कर लिया था। जो बातें मैं उसे हरगिज न बताता वो नलनी कौर ने चंद मिनट में इसके सामने उगल दी और ये उसके नशे में धुत करके मेरे सर पर मुसल्लत करके चल दिया। वो तनी का नहीं मेरा फैसला था। तुम नलनी से खौफजदा थे
तो हमें रात भर के लिए भी यहाँ रोक सकते थे। वो धीमे से हंस पड़ा। मैं खूबसूरत औरतों से जरा भी नहीं डरता, इनसे खेलने में तो अजीब ही लुत्फ आता है। असल खौफ उसके शौहर की तरफ से था। वो उसे ढूंढता हुआ इधर आ निकलता तो मैं बुरी तरह फंस जाता। वो स्कैंडल मेरे लिए जफर के वीडियो केस से भी ज्यादा तबाहकुन हो सकता था। इस दौरान मैं सोचता रहा था। मैंने फैसला किया कि इसे अल्बर्टो के अंजाम से बाखबर करने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने कहा, महज तुम्हारी खातिर हमने सारे वसाइल दाव पर लगाकर जफर को पकड़ लिया है। तुम उसके बारे में जल्द ही यहाँ के अखबारात में बहुत कुछ पढ़ लोगे। अब वो तुम्हें तंग नहीं कर सकता। तो क्या मेरा केस भी तुम्हारे हाथ आ गया? उसने तेज और पुरुम्मीद लहजे में पूछा। अभी उसके ठिकानों की तलाश का काम जारी है। मैंने उसको तसल्ली दिलाने के लिए झूठ बोला। अभी तक 100 के करीब केस मिले हैं जिन पर नंबर पड़े हुए हैं। वो न जाने किस किस को ब्लैकमेल कर रहा था। उनमें से तुम्हारा केस तलाश करने में खासा वक्त लग सकता है। इसके लिए हर केस का कुछ हिस्सा चलाकर देखना पड़ेगा, तब मालूम हो सकेगा कि कौन सा केस किसका है। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ओलियानो के लिए अपनी बेपनाह खुशी पर काबू पाना दुश्वार हो गया और अपनी जगह से उठकर मेरे ऊपर आ पड़ा। वो इस कदर जोश में था कि मुआनका करने के लिए उसने मुझे अपनी जगह से उठने का मौका भी नहीं दिया था। मुझे हैरत है कि तुमने आते ही ये खबर क्यों नहीं सुनाई। तुम चाहोगे तो हम तुम्हारा केस तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि हर फिल्म में घटिया और वाहियात मवादों का जिसे देखकर कोई ज़हनी बीमार ही खुश हो सकता है। मेरा ख्याल था कि हम इन फिल्मों को देखे बगैर जलाकर तलफ कर दें ताकि तुम जैसे मुअज़्ज़ज़ लोगों का भरम बरकरार रहे। तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। उसने पुरजोर अंदाज में मेरी तायद की। फिल्में बहुत से लोग मिलकर देखेंगे, उनको यूं ही जला देना बेहतर रहेगा। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि मूसी अब आजाद नहीं है। उसे दूसरों की इज्जत से खेलने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। हम उसके सिलसिले में बहुत मसरूफ हैं। वक्त निकाल कर सुबह ही सुबह इसलिए आए हैं ताकि उसके खिलाफ मिलने वाले सारे मुमकिन सबूत यकजा कर सके। वो टेलेक्स और बाहर के नंबरों की फहरिस्त कहाँ है? ये लो। उसने अपनी पतलून की जेब से एक सफेद लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये मैं अंदर से लेकर आया था, लेकिन सच बात यह है कि जफर के पकड़े जाने की खबर सुनने से पहले मैं ये लिफाफा तुम दोनों के हवाले करते हुए हिचकिचा रहा था। हो सकता है कि मैं कोई बहाना करके तुम्हें टाल ही देता। मैंने लिफाफा खोलकर देखे बगैर अपनी जेब में डाल दिया, क्योंकि काम बन जाने के बाद मैं जल्द अज जल्द उसके घर से रवाना हो जाना चाह रहा था। फिर मेरा मुद्दा भांपते हुए फौरन ही उठ खड़ी हुई। अरे तुम कहाँ चल दी? थोड़ी देर तो बैठो। मैं 7:45 बजे दफ्तर के लिए निकलता हूँ। इस वक्त तक फुर्सत ही फुर्सत है। ओलियानो वीरा को उठता देख कर बुखलाए हुए लहजे में बोला, नहीं ओली डार्लिंग, हमें चलना चाहिए। हमें हर केस अपनी तहवील में लेने के लिए वहां मौजूद रहना चाहिए। तनी तो बाज़ औक़ात बातों में पढ़कर बिल्कुल डफर हो जाता है। वीरा ने मेरे बारे में बदमिजाजी का मुजाहरा करना जरूरी समझा था। अरे नहीं, ये भी बहुत प्यारा लड़का है। आज इसने मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। तुमने तो इस खुशखबरी का जिक्र ही गोल किया हुआ था। ओलियानो ने मेरे लिए पहली बार कोई कलमा खैर इस्तेमाल किया था। हम दोनों बहुत तेजी के साथ वहां से रवाना हुए। मैंने गाड़ी चलते ही सफेद लिफाफा चाक किया तो उसमें 2 कागज मौजूद थे। मेरे इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी का रुख एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते की तरफ कर दिया। दोनों कागज हाथ आ जाने के बाद रेस्ट हाउस की तरफ जाना वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ होता। ओलियानो के बयान के मुताबिक फैक्स पर आने वाला पैगाम बहुत मुख्तसर और सादा था। इस पर कहीं भी तारीख या भेजने वाले का नाम या फैक्स नंबर नहीं था। 5 अंग्रेजी अल्फाज पर मुश्तमिल वो तहरीर हाथ से लिखी गई थी। कोई हर्फ खसूसी बारीकी या मोटाई का हामिल नहीं था। पूरी तहरीर यकसां तसलसल में थी। वीरा भी काफी देर तक मगजनी करने के बावजूद उन 5 आम फहम अल्फाज में कोई खुफिया रम्ज दरियाफ्त नहीं कर सकी। दूसरे कागज पर 4 फैक्स नंबर थे। उन नंबरों पर ओलियानो ने मेहनत की थी और कोड नंबरों की मदद से हर नंबर के आगे मुल्क और शहर का नाम भी लिख दिया था। उनमें से 2 नंबर बोगोटा के थे, एक न्यूयॉर्क और चौथा लंदन का था। बोगोटा में उसके ज्यादा राब्ते होने का मजबूत जवाब था, क्योंकि वो वहीं का बाशिंदा था। कर्नल जैसी जोन्स के अलावा भी उसके बहुत से दोस्त और रिश्तेदार वहां मुकीम हो सकते थे। न्यूयॉर्क का नंबर शायद नस्ल परस्त और मालदार यहूदियों की अमेरिकी तंजीम डेविड स्टार के किसी आम ठिकाने से ताल्लुक रखता था, क्योंकि उन दिनों वो लोग डेविड स्टार के लिए भी काम कर रहे थे और अल्बर्टो के लिए बाज़ औक़ात उनसे राब्ता करना नागुज़ीर हो जाता होगा। लंदन के नंबर के बारे में अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। वैसे किसी मालियाती इदारे का नंबर हो सकता था जो डेविड स्टार्स के फराहम किए हुए फंड से अल्बर्टो को वक्तन फवक्तन मुकर्रर रकूम अरसाल करने का जिम्मेदार हो, लेकिन वो सब सिर्फ कयासात ही थे। उनके बारे में तफसीली तहकीकात बहुत जरूरी थी। हम दोनों ने इस बारे में तबादला ख्याल किया और मुश्तरका तौर पर इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम उन नंबरों पर पैगाम के बारे में मजीद काम जारी रख सकते। अव्वल खान इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, जहां सारे वफाकी वसाइल मुर्तकिज थे। अगर दोनों कागजात उसे भिजवा दिए जाते तो उसके बारे में फौरी पेशरफ्त हो सकती थी। मैंने एक कागज पर 4 फैक्स नंबर नोट करके अपने पास रख लिए और वो दोनों कागज लिफाफे में डालकर कार के ड्राइवर के हवाले कर दिए, ताकि वो वापसी पर वो लिफाफा दस्ती तौर पर अव्वल खान को पहुंचा सके। एयरपोर्ट पर PIA के सेल्स काउंटर से 10 बजे की परवाज के टिकट बासानी मिल गए। वक्त इतना कम था कि हमारे लिए इस्लामाबाद जाकर फौरी तौर पर वापस आना बेसूद होता, इसलिए मैंने ड्राइवर को शुक्रिया के साथ वापस लौटा दिया और मैं वीरा के साथ पब्लिक कॉल ऑफिस की तरफ चल दिया। इस पब्लिक कॉल ऑफिस में इन दिनों डायरेक्ट डायलिंग वाले नंबरों पर ऐसे फोन मौजूद थे
जिनके निचले हिस्सों में कॉल यूनिट रिकॉर्ड करवाने वाले मीटर लगे हुए थे। मुझे ऐसे फोन पर एक बार मुख्तसर से कॉल के 250 रुपए अदा करने का तल्ख तजुर्बा हो चुका था और मैं उन लोगों के तरीका वारदात से भी वाकिफ हो गया था। वो लोग शरीफ और सादा लू अफराद को खुद ही नंबर मिलाकर देते थे। इस तरह मीटर की इब्तदाई रीडिंग का सारिफ को इल्म नहीं होता था। कॉल खत्म होने के बाद सारिफ ने उनकी बताई हुई रकम बेचूचरा किए अदा कर दी तो ठीक, वरना एतराज की सूरत में वो मीटर के साथ अपनी रसीद बुक सामने रखकर मजीद रकम ईंटने पर तुल जाते थे। नुक्ता यह था कि वो हर शख्स को रसीद जारी नहीं करते थे। जो इसरार करता था उसको फर्जी रीडिंग के एतबार से बिल दे दिया जाता था। इस तरह उनके मीटर की इब्तदाई रीडिंग रसीद बुक के एतबार से हर वक्त पीछे रहती थी, जो उनके लिए फाजिल आमदनी का जरिया बनी रहती थी। ड्यूटी के इख्तिताम से पहले फर्जी रसीदें काट कर इस फर्क को दूर कर दिया जाता था। महकमे को इसका असल महसूल मिल जाता था और सारिफीन से ईंटी हुई फाजिल रकूम अमले की जेबों में चली जाती थी, जो किसी भी शिफ्ट में सैकड़ों रुपए से कम नहीं होती थी। मैंने कराची का नंबर देने से पहले ऑपरेटर से मीटर दिखाने का मुतालबा किया तो उसने मुझे यूं तहकीर अमेज नजरों से देखा जैसे मैंने उसे कोई नंगी गाली दे डाली हो। फिर उसने बदतमीजी से हाथ मारकर फोन का अगला हिस्सा मेरे सामने कर दिया। इस वक्त उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो शायद इंस्ट्रूमेंट मारकर मेरा सर ही फाड़ डालता। मैंने फोन पर गजाला की ख्वाब आलूद आवाज सुनकर गुफ्तगू का इरादा तर्क करके उसे सिर्फ इतना बताया कि मैं किसी भी वक्त कराची पहुंचने वाला था। मैंने अपनी परवाज का नंबर उस ख्याल से नहीं दिया कि वो मेरा इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट दौड़ी चली आएगी, जिसके नतीजे में दुश्वारियां पैदा हो सकती थी। इस वक्त तक वो दोनों खैरियत से थे और उनके साथ कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया था। मैंने सिलसिला मुनक़ता करके ऑपरेटर को अव्वल खान का नंबर दिया तो उसे अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया। उसने दोबारा मीटर मेरी तरफ घुमाते हुए तुरुश रोई के साथ कहा, रीडिंग फिर देख लो और 44 रुपए निकालो। ये STD फोन है, दूसरे आदमी के लिए जगह खाली करो, लोकल कॉल उधर से होती है। ये कहते हुए उसने अपने सर की जुम्बश से दाहिनी तरफ इशारा किया। तुम्हें बात करने का सलीका नहीं है। उसके लबल लहजे ने मुझे अचानक मुश्किल कर दिया। यहाँ आने वालों से इसी तरह बदतमीजी की जाती है। अजी किबला काबा, मैंने कब से गुस्ताखी की है जनाब? वो तंजिया लेजम बोला, इतना ही तो अर्ज किया है कि यहाँ से सिर्फ STD कॉल्स होती हैं, लोकल कॉल के लिए दूसरे फोन पर तशरीफ ले जाइए। मालूम होता है कि कराची की कॉल के 44 रुपए भी आप पर भारी पड़ रहे हैं, इतने बरम हो रहे हैं। मेरी उस हद पर आसपास मौजूद कई अफराद हंस पड़े। मेरे पीछे वाले को अपनी बारी की उजलत थी। उसने मेरा बाजू दबाकर मुझे गुस्सा थूकने का मशवरा दिया। इसीलिए मैं मेरी ऊंची आवाज से बुखलाकर वीरा भी मेरे सर पर मुसल्लत होगी। लोगों की उस संग दिलाना बेहिसी ने मेरा दिल खून कर दिया। वो कोई नई बात नहीं थी, वो हमारा इज्तिमाई मिजाज बनता था कि हम अपनी एक परेशानी या बेइज्जती पर बुरी तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन दूसरों के साथ वैसा ही वाकया पेश आ जाए तो हमदर्दी और हक गोई के दो बोल बोलने के बजाय उसका मजाक बनाने या उसे शर्मिंदा करने में मसरूफ हो जाते हैं, जैसे वो फातिरुल अकल दीवाना हो। मैंने जेब से 45 रुपए निकालकर काउंटर पर फेंकते हुए रसीद का मुतालबा किया, जो बिला हीरो हुज्जत बनाकर 1 रुपए समेत मेरे हवाले कर दी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हर शख्स मस्खराना अंदाज में मुझे देख रहा हो। इस वक्त मेरे वजूद में लावा खोल रहा था। मैं खिफत अमेज अंदाज में मुल्हक्का काउंटर पर अव्वल खान का नंबर मिला रहा था तो मेरे कानों में उसी ऑपरेटर की तलख आवाज आई। वो किसी से कह रहा था, अरे भाई, यहाँ सुबह से शाम तक सैकड़ों बावले आते हैं और हमें उनकी सुननी पड़ती है, मगर हम उन्हें दूर से ही पहचान लेते हैं। भाई लोग अपने यार दोस्तों और बीवी बच्चों से फोन पर लंबी लंबी बातें करते हैं और बड़ी एहतियात से रसीदें जमा करते रहते हैं ताकि मौका पाते ही वो रसीदें सरकारी खर्चे में डाल दें। तुम ठीक कहते हो। वो फोन के इंतजार में खड़े हुए किसी शख्स का तारीफी तबसरा था। आम आदमी को रसीद और पर्ची से क्या लेना, बिला वजह वक्त खोटा होता है। हम सैकड़ों रुपए के फोन करता है, फोन किया, पैसा दिया और जल्दी से दूसरे के लिए जगह छोड़ दी। इधर हर आदमी जरूरत से ज्यादा जल्दी में आता है। हर आदमी रसीद मांगे तो इधर बाहर तक लाइन लगी रहेगी। लोगों को अपना माल पानी बनाने के साथ दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। तो की बात यह थी कि वो फिक्र कोई जालिम और लुटेरा नहीं, बल्कि मजलूम तबके का एक फर्द अपनी मर्जी से कह रहा था। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वो अपनी इस हरकत से अपने बाद आने वाले के लिए कैसी मुश्किल खड़ी कर देता था। आम लोगों की यही कम फहमी मुआशरे में रिश्वत और लूट मार को फरोग दे रही थी, जिसे आज तक कोई भी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने बददिल होकर फोन का रिसीवर क्रेडिट पर डाला और अव्वल खान से बात के बगैर पब्लिक कॉल ऑफिस से बाहर आ गया। मैं वहां रुका रहता तो इश्तियाल के आलम में कोई बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता था। फिरा हमारी मुआशरती खराबियों पर गहरी नजर रखती थी। उसके इस्तफसार पर मैंने उसे पूरे पस मंजर से आगाह किया तो उसने एतराफ किया कि मगरिब और अमेरिका में भी लोग गुंडों, लुटेरों और बदमाशों के मुकाबले में मजलूम का साथ देने से कन्नी कतराते हैं, क्योंकि वहां जान का खतरा होता है। अलबत्ता दो आम शहरियों या आम शहरी और किसी सरकारी एहलकार के दरमियान कोई तनाज़ा हो तो हकदार को हक मिले या ना मिले, उसे तमाशाइयों की तमाम हमदर्दियां फिलफोर हासिल हो जाती हैं और यही यकजहती इनमें अपने हकूक के लिए लड़ जाने का हौसला पैदा करती है। लेकिन पाकिस्तान के बड़े शहरों का बावा आदम ही निराला था। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों ने खुद को तीसरे दर्जे का महकूम तस्वुर करके खुद को बड़े तो क्या निचले दर्जे के सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। 8 बजे एयरपोर्ट के बीचिंग सिस्टम पर परवाज नंबर P के 301 के लिए काउंटर खुलने का ऐलान हुआ तो हम दोनों टिकट दिखाकर अंदर दाखिल हुए।
और तमाम राह से गुजरते हुए चंद मिनट में रवानगी के लाउंज में पहुंच गए। वह काफी पीने के बाद मेरा मूड कदरे बहाल हुआ तो वीरा ने आहिस्तगी से मुझे अव्वल खान से बात करने का मशवरा दिया। यहाँ माहौल और अमला मुख्तलिफ था, इसलिए मैं फौरन फोन की तरफ चल पड़ा। इस वक्त तक अव्वल खान अपने दफ्तर में वापस आ चुका था। मेरी आवाज सुनते ही वो चेकने लगा। आज तो सारे काम बहुत अच्छे कर रहे हो। पहले तुमने ओलियानों से मिलने वाले कागजात मुझे भिजवाए और अब फोन भी कर रहे हो। टेलीफोन के महकमे के डायरेक्टर जनरल की सतह पर यह बंदोबस्त कर लिया गया है कि ओलियानों के फैक्स नंबर को चंद रोज के लिए एक्सचेंज से काट कर इस नंबर पर एक्सचेंज में एक फैक्स मशीन मुंसलिक कर दी जाएगी। इस तरह ओलियानों के फैक्स नंबर पर आने वाले तमाम पैगामात उन लोगों के जरिए बाला ही बाला हम तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि एतवार से पहले कोई और अहम पैगाम हमारे हाथ लग जाए। बाहर के नंबरों के बारे में मुकम्मल राजदारी के साथ मुसद्दका मालूमात हासिल करने के लिए कदर तवील लेकिन फूल प्रूफ तरीका इख्तियार करने का फैसला किया गया। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ये इंतजामात इतनी सुरात के साथ किए जाने मुमकिन थे। मैंने फोन काउंटर पर मौजूद शख्स की वजह से गोल मोल बात की। इस वफाकी महकमे के तमाम जिम्मेदार पूरी तरह अलर्ट हैं। इन्हें मुल्क को दरपेश खतरात की संगीनी के बारे में पूरी तरह ब्रीफ कर दिया गया है और कोई नहीं चाहेगा कि इसके महकमे की किसी कोताही की वजह से मुदाफाना कार्रवाइयों को कोई गुजन पहुंचे। वजारत खारजा तक मैदान में कूद पड़े हैं। वजारत खारजा? मैंने हैरत से दोहराया, लेकिन कोलंबिया की हुकूमत अल्बर्टो के बारे में कोई जिम्मेदारी कबूल करने की पाबंद नहीं है। फ्रीलांस टेररिस्ट किसी के लिए भी काम करते रहते हैं। इन पर हुकूमतों का कोई कंट्रोल और इख्तियार नहीं होता। वो तबसरा करते हुए मैंने देख लिया था कि मैं इस वक्त अकेला रह गया था। तुम गलत समझ रहे हो। आम हालात में हर महकमा एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालता है, लेकिन वजारत खारजा के एक डिप्टी सेक्रेटरी ने टैक्स नंबरों के मालिकान का खोई लगाने की जिम्मेदारी कबूल खुद की है। वो लोग इस बारे में क्या कर सकेंगे? मेरी हैरत में मजीद इजाफा हो गया। वो मुतलका ममालिक में अपने सफारत खानों को हदायत देंगे और मुतलका शहरों के फिक्स डायरेक्टरियों से मालिकान का सुराग लगाकर उसे अपने तौर पर चेक करेंगे और हकायक पाकिस्तान भेज देंगे। इस तरह इन मुल्कों में किसी को भनक भी नहीं मिल सकेगी कि क्या हो रहा है और वहां के हुकाम को एतमाद में लिए बगैर हमें इंतहाई निचली सतह से सारा मतलूबा मवाद मिल जाएगा। वो तरीकाकार जिसने भी सोचा था उसकी निगाहें बहुत दूर तक देखने की आदि मालूम होती थी। अगर वो मालूमात सरकारी सतह पर मंगवाई जाती तो इन चारों नंबरों के सारिफीन के साथ कोई भी बड़ा हादसा पेश आने की सूरत में उनकी हुकूमत पाकिस्तान को इंतकामी कार्रवाई का जिम्मेदार ठहरा सकती थी। लेकिन अपने सफारती जराए से मालूमात हासिल करने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत अपने सीक्रेट एजेंटों के जरिए अल्बर्टो की इन गैर मुल्की पुष्पनाहों की खातिर ख्वाह गोशुमाली कराने के बावजूद पसपर्दा रह सकती थी और शायद होना भी यही था। थोड़ी देर बाद परवाज का ऐलान कर दिया गया और हम लोग जहाज में काफी देर बहस में उलझे रहे। पुरतकल्लुफ नाश्ते और अखबार बीनी में सफर गैर महसूस तरीके पर खत्म हो गया। मैंने पिंडी के अखबारात का तफसीली मुतालिया किया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई अहम खबर नजर नहीं आ सकी। टटलाई टाउन में अल्बर्टो के खिलाफ होने वाली खून रेज कार्रवाई और पिशावर रोड पर वाक़ टेम्पर फैक्ट्री पर छापे की खबरों को गालबन अखबारात से पोशीदा रखा गया था और शहबाज खान के बारे में मैंने अखबारी नामानिगारों को इतनी ताखीर से मुतल्ला किया था कि उस तस्वीरी खबर का इसी सुबह के अखबार में शाया होना मुमकिन था। वो अगले दिन के अखबारात ही में शामिल हो सकती थी। हम दोनों के पास एक मुख्तसर से दस्ती थैले के अलावा कोई सामान नहीं था, इसलिए बस से उतरने के बाद हम एयरपोर्ट की इमारत में रुके बगैर बाहर निकलते चले गए। पाइस परवाज से आने वालों को इस्तकबाल के मुंतजिर लोगों के हजूम में चंद पेशावर दलाल पेश थे। उनमें से कई तेज सरगोशियों में कार और टैक्सी के अल्फाज अदा करते हुए हमारी तरफ लपके, लेकिन उनमें से एक तवाना आदमी ने दूसरों को फटकार कर भगा दिया और खुद तेजी के साथ आगे बढ़कर वीरा के हाथ से दस्ती बैग तकरीबन छीन लिया। मेरे लिए वो कोई नया तमाशा नहीं था। इन दिनों कराची के हवाई अड्डे पर आने वाले हर मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिर को ऐसे ठीठ एजेंटों का सामना करना पड़ता था। वो लोग भारी किराए और टिप्स की उम्मीद में गैर मुल्कियों पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान हुआ करते थे। गनीमत यह था कि वीरा सफेद फाम होने के बावजूद इस तवाना शख्स की मुदाखलत की वजह से मुतअद्दिद अफराद की जलगार से महफूज रही थी। मैंने गजाला को अपनी परवाज की तफसीलात से आगाह नहीं किया था, इसलिए वहां हमारे लिए कोई सवारी मौजूद होने का इम्कान नहीं था। हमें शरफाबाद में अपने फ्लैट तक पहुंचने के लिए बहरहाल टैक्सी लेनी ही थी, इसलिए मैंने उस शख्स को आंखें दिखाने के बजाय उसी से मदद लेने का फैसला कर लिया। शरफाबाद का नाम उसके लिए अजनबी साबित हुआ, लेकिन बहादुराबाद के मुल्हिका इलाके का हवाला सुनते ही उसने 150 रुपए किराए का मुतालबा पेश कर दिया। व्हाट 150? वीरा ने मिली जुली अंग्रेजी और उर्दू मेहर से कहा। मीटर के हिसाब से वहां के मुश्किल से 50 रुपए बनेंगे। तुम ज्यादा से ज्यादा 60 ले सकते हो। मैम साहब यहाँ मीटर नहीं चलता, उसने वीरा के करीब होकर खुशामदाना अंदाज में कहा। 20 रुपए तो ट्रैफिक वाले यहाँ टैक्सी खड़ी करने का भत्ता लेते हैं, बस तुम 140 रुपए दे देना। वो शायद वीरा की जुबान से उर्दू सुनकर हैरान रह गया था, इसलिए उसने किसी बहस के बगैर फौरन ही 10 रुपए राहत का ऐलान कर दिया। लेकिन वीरा के लिए वो कमी इत्मीनान बख्श नहीं थी। इन दोनों का मोल तोल करने का अंदाज मेरे लिए खासिल दिलचस्पी का बायस था। मैं खामोशी के साथ अलग खड़ा वो तमाशा देखता रहा और आखिरकार 100 रुपए पर बात तय होगी और वो हमारे साथ सड़क अबूर करने लगा। उसकी टैक्सी सड़क के पार एक दूर उफ्तादा दरख्त के साए में खड़ी हुई थी। हम तीनों को देखते ही टैक्सी का बारिश ड्राइवर अपनी निशिस्त से नीचे उतरा।
उस पर निगाह पड़ते ही मेरे ज़हन कोई खफीफ सा झटका लगा, लेकिन मैंने अपने उस गैर इरादी रद्दअमल पर कोई ध्यान नहीं दिया। कराची के सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर बारिश और पश्तो बोलने वाले इलाकों से ताल्लुक रखते थे। हम दोनों को इज्जत एहतराम के साथ पिछली निशिस्त पर बिठाने के बाद हमें लाने वाले ने ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठने की दरवाजा खोला तो मैं चौंक पड़ा और मैंने उसे फौरन ही टोक दिया। तुम कहाँ बैठ रहे हो? इस टैक्सी में हमारे अलावा और कोई नहीं जाएगा। साहिब, हमको नर्सरी जाना है। उसने गर्दन घुमाकर अपने मखसूस खुशामदाना लहजे में कहा, तुम इधर उतार दो तो तुम्हारा मेहरबानी होगा, हमारा पैसा और टीम बच जाएगा। बैठ जाओ। मेरे बोलने से पहले ही वीरा खानम ने उसे इजाजत दे दी और वही हमारे लिए एक नई मुश्किल की बुनियाद पर की, जिससे हम इस वक्त तक बिल्कुल बेखबर थे।